तुम्हारा आज का टॉपिक है 1919 का अधिनियम, 1919 का एक्ट। और आपके सिलेबस में पूरा एक्ट नहीं है। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो दो टॉपिक आपके इस 1919 के एक्ट से रिलेटेड हैं। एक 1919 के अधिनियम की विशेषता क्या है, सैलिएंट फीचर्स ऑफ 1919 एक्ट, और दूसरा इस एक्ट में एक नया प्रोविजन ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा किया गया था जिसको हम डायरकी या द्वैध शासन के नाम से जानते हैं। तो आपके सिलेबस में ये दो ही टॉपिक हैं, हम इन दो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट, वो हमारा होगा 1919 के अधिनियम की विशेषताएं क्या हैं। लेकिन 1919 के अधिनियम की विशेषताओं को जानने से पहले हमें थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी समझना होगा, क्योंकि बिना बैकग्राउंड को समझे हुए हम लोग 1919 के एक्ट को समझ नहीं पाएंगे। तो हमको इसी दृष्टिकोण से हम 1919 के अधिनियम का बैकग्राउंड देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम फॉर्मली, क्या है 1919 का एक्ट। आप लोगों ने अच्छी तरीके से देख रखा है कि 1919 का जो अधिनियम था वो भारत में संवैधानिक विकास का एक चरण था। जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हमारे यहाँ पर हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का मतलब हम लोगों ने आज़ादी 1947 में प्राप्त की और उस समय भारत का एक संविधान बना जिसका उद्देश्य था कि कैसे स्वतंत्र भारत के शासन का संचालन किया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ब्रिटिश काल में जब ब्रिटिश लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे थे तो वो बिना किन्हीं नियमों के शासन कर रहे थे। आप लोगों को बताया गया है कि 1857 से पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में एक एक्ट पारित किया गया, उसके माध्यम से सत्ता यानी कि अथॉरिटी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी से वो पूरी सत्ता किसके पास आ गई, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास आ गई। और उसके बाद 1861 के अंदर पहली बार भारतीयों को भागीदारी देने के उद्देश्य से नए प्रावधान बनाए गए, एक नया अधिनियम जारी किया गया। और उसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिश शासन ने नए नए अधिनियम, नए नए प्रावधानों के साथ हमारे सामने प्रस्तुत किए। कुछ नए एक्ट्स लेकर आए जिसमें 1892 के एक्ट की बात कर सकते हैं। उसके बाद 1909, ये मैं मेजर एक्ट्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 1909 में मार्ले मिंटो सुधार एक्ट आया था। 1919 के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं 1935 का अधिनियम आया, और फिर लास्ट में 1947 का भारत का स्वतंत्रता अधिनियम अंग्रेजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया। तो ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, इसी डेवलपमेंट का एक प्रमुख हिस्सा हम मान सकते हैं भारत के अंदर 1919 का अधिनियम, एक्ट ऑफ 1919। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, मैंने दो व्यक्तियों के नाम लिखे हुए हैं, एक लॉर्ड चेम्सफोर्ड और दूसरा एडविन मॉन्टेग्यू। इस 1919 के अधिनियम का एक दूसरा नाम भी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। इसको इसलिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है क्योंकि इसको प्रेजेंट करवाने में, इस अधिनियम को लाने में दो व्यक्तियों का प्रमुख योगदान रहा है। एक एडविन मॉन्टेग्यू। एडविन मॉन्टेग्यू कौन थे? तो आप लोगों को बताया गया है कि ब्रिटेन के अंदर ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव को या ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया के मामले में सलाह देने के लिए एक काउंसिल हुआ करती थी, प्रिवी काउंसिल, और एक पद हुआ करता था जिसको हम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत के सचिव के पद के नाम से जानते हैं। तो ये भारत सचिव जो थे उस समय एडविन मॉन्टेग्यू थे। और उस समय इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो मुख्य प्रतिनिधि थे, इंडियन गवर्नर जनरल, वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इंडिया के अंदर इनका एफर्ट था, भारत के अंदर रहते हुए चेम्सफोर्ड ने प्रयास किए सुधारों के, और ब्रिटेन के अंदर रहते हुए भारत सचिव के रूप में एडविन मॉन्टेग्यू ने प्रयास किए, और दोनों के सम्मिलित प्रयासों से ये 1919 का अधिनियम आया। इसीलिए हम इनके नाम से भी इस अधिनियम को जानते हैं और इसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम क्या है, तो उसका मतलब भी वही है कि हम 1919 के अधिनियम की बात कर रहे हैं। और अगर 1919 के अधिनियम का दूसरा नाम पूछ लिया जाए तो वो हम बता सकते हैं कि वो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ये अधिनियम आया क्यों, इसका बैकग्राउंड हमारे लिए जानना
जरूरी है। और अब उस बैकग्राउंड को जानने से पहले हम थोड़ी सी और बातों की भी चर्चा करते हैं। इसके पहले किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ था, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट 1919 के पहले हुआ, क्या वो पर्याप्त था, तो ये जानना हमारे लिए जरूरी है। जैसे ही 1858 में भारत की सत्ता ब्रिटिश पार्लियामेंट को ट्रांसफर हुई, तो एक प्रकार का अनरेस्ट इंडियंस के अंदर उत्पन्न हुआ। एक ब्रिटिश शासन के प्रति जो असंतोष और विरोध का स्वर उत्पन्न हुआ कि क्यों हमारे ऊपर किसी और देश का शासन है, उसी विरोध के स्वर के आधार पर इंडिया के अंदर ये डिमांड भी प्रस्तुत की जाने लगी, एक मांग उठने लगी कि भारत को या भारतीयों को शासन में भागीदारी, एक पार्टिसिपेशन मिले। और इसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले 1861 में एक एक्ट आया जिसको हम भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम को लाने के पीछे एक मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन का यह था कि शासन और शासित, यानी कि जो रूल कर रहे हैं वो और जिन पर रूल किया जा रहा है यानी कि इंडियंस, उनके बीच में एक डायलॉग डेवलप हो, एक संवाद विकसित हो। तो उस संवाद को कैसे विकसित किया जाए, इसके लिए उन्होंने पहली बार जो असेंबलीज थी उस समय, उन असेंबली के अंदर भारतीयों को पार्टिसिपेशन देना स्वीकार किया। यानी कि विधायी क्षेत्र में पहली बार भागीदारी जो हुई भारतीयों की, वो 1861 के अधिनियम के माध्यम से हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि डायलॉग और संवाद स्थापित करने का जो पहला प्रयास था अंग्रेजों के द्वारा, वो 1861 के अधिनियम के माध्यम से किया गया। उसके बाद एक लंबा समय बीता और इसी दौरान आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी उदय हुआ और अलग अलग तरह से मांगे भी प्रस्तुत की जाने लगी। तो उन्हीं मांगों का ये परिणाम रहा कि 1892 में एक दूसरा भारतीय परिषद अधिनियम आया, और इन अधिनियमों में भी अंग्रेजों ने कुछ पॉजिटिव रुख दिखाते हुए भारतीयों को पॉलिटिकल राइट्स दिए। एक सबसे बड़ा चेंज इस अधिनियम 1892 के अंदर क्या किया गया कि जितने भी जो विधान परिषदें थी, जो ब्रिटिश प्रांतों के अंदर थी या जो केंद्र के अंदर थी, उन विधान परिषदों, जिसको आप लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में समझ सकते हो, उनके अंदर नंबर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि प्रतिनिधियों की संख्या का विस्तार किया गया। और दूसरी बात, भारतीयों को इसके पहले 1892 से पहले भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार नहीं था। बजट का मतलब आप जानते हो कि साल भर की आय व्यय का जो लेखा जोखा बनाया जाता है और उसी के आधार पर पूरे वित्तीय वर्ष में टैक्सेस भी वसूले जाते हैं और अलग अलग हेड्स पे एक्सपेंडिचर भी किए जाते हैं। तो ये जो बजट था, इस बजट को पूरी तरह से गवर्नर जनरल और गवर्नर्स के द्वारा प्रांतों के अंदर बनाया जाता था, लेकिन उन पर डिस्कशन का राइट्स इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को नहीं था 1892 के पहले। 1892 के अधिनियम ने न केवल बजट पर बहस करने का अधिकार भारतीयों को प्रदान किया, बल्कि भारतीयों को यह भी अधिकार दिया गया कि वो उस बजट के जो अलग अलग हेड्स हैं, अलग अलग मद हैं, उनके ऊपर वो प्रश्न भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखो, ये केवल लिमिटेड राइट्स था, बजट पर केवल बहस करने का अधिकार था, निर्णय लेने का अधिकार अभी भी भारतीयों को 1892 के अधिनियम ने नहीं दिया गया। तो ये जो रिफॉर्म्स हुए, ये एडिक्वेट या पर्याप्त रिफॉर्म्स नहीं थे। इसी दौरान और मांगे भारतीयों की बढ़ती गई, और आपको पता है 1905 में एक नई विचारधारा आई, उग्रवाद की विचारधारा। उन्होंने भी शासन के अंदर सुधार की बात की। तो उदारवादियों, उग्रवादियों और अलग अलग जो भारत के अंदर विरोध के स्वर उत्पन्न हुए, उनको देखते हुए 1909 के अंदर एक और अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित किया, जिसको हम 1909 का अधिनियम भी कहते हैं, और इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इन अधिनियमों में भी तीन मुख्य बातों का प्रावधान किया गया। पहली बात हम ये कह सकते हैं कि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, उसके अंदर इंडियंस के पावर्स को इंक्रीज किया गया, विधानमंडलों की शक्तियों को बढ़ाया गया। अब बहुत सारे विषय ऐसे नए क्रिएट किए गए जिस पर डिसीजन लेने का अधिकार उन लेजिस्लेटिव असेंबलियों को दिया गया। इसी तरह गवर्नर और गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव थी, जिसको कार्यकारिणी परिषद कहा गया, उसके अंदर भी नंबर्स इंक्रीज किए गए। और एक तीसरा बड़ा चेंज जो 1919 के अधिनियम में किया गया कि भारत के अंदर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली
यानी कि कम्युनल बेस पर इलेक्टोरल प्रोसेस को स्टार्ट किया गया। कम्युनल प्रोसेस, कम्युनल बेस पे इलेक्टोरल प्रोसेस का मतलब क्या है कि सपोज करो उदयपुर एक छोटा सा क्षेत्र है और वहां पर सिखों की संख्या ज्यादा है, तो सिख धर्म का एक प्रतिनिधि होगा जिसको इलेक्ट करने का राइट भी सिखों को होगा। इसी तरह से सपोज करो कोई एक दूसरा, जयपुर एक शहर है जहां पर मुस्लिम लोगों की आबादी है, तो वहां से एक मुस्लिम प्रतिनिधि चुना जाएगा और वो मुस्लिम प्रतिनिधि चुनने का अधिकार भी केवल मुस्लिम लोगों को ही होगा। तो ये जो धर्म के आधार पर प्रतिनिधि चुनने का अधिकार और निर्वाचकों को निर्धारित करने का, यानी कि इलेक्ट्रो रिप्रेजेंटेटिव कौन सी कम्युनिटी का होगा वो, और उनको इलेक्ट करने वाला वोटर्स किस कम्युनिटी का होगा वो, ये जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, जो कि 1909 के अधिनियम के द्वारा प्रस्तुत की गई। लेकिन ये जितने भी सुधार अधिनियम 1861 से 1909 तक आए, ये सभी सुधार अधिनियम अपर्याप्त रहे, यानी कि इससे भारतीयों को कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। हाँ, एक तरह का पार्टिसिपेशन ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ, लेकिन वो पार्टिसिपेशन भारतीयों के लिए पर्याप्त नहीं था। इसीलिए बराबर शासन में सुधार की मांग प्रस्तुत की गई और इसी क्रम में एक अगला अधिनियम जो हमारे सामने आया वो था 1919 का अधिनियम। अब हम लोग बात करते हैं इस अधिनियम के आने के पीछे के मुख्य कारण क्या थे, उन कारणों को हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसकी विशेषताओं पर आएंगे। सबसे पहला कारण आपको नजर आ रहा है कि अभी तक जितने भी जो सुधार अधिनियम आए और उनके माध्यम से चाहे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर, चाहे एग्जीक्यूटिव के अंदर, चाहे केंद्र में, चाहे प्रांतों में, प्रांतों का मतलब जैसे अभी अभी हम लोग कहते हैं कि भारत में राजस्थान, पंजाब, गुजरात ये राज्य हैं, ब्रिटिश काल में इनको प्रांत कहा गया। तो चाहे प्रांतों की बात करें चाहे हम केंद्र की बात करें, जितने भी स्तर थे शासन के, उसके अंदर जो रिफॉर्म्स लाए गए वो रिफॉर्म्स भारतीयों के लिए पर्याप्त नहीं थे और इसी कारण भारतीयों में निरंतर एक असंतोष उत्पन्न हुआ, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि एक नए अधिनियम को लाने का मार्ग प्रशस्त हुआ और वो नया अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के माध्यम से हमारे सामने आया। दूसरा रीजन हम बता सकते हैं उग्रवादियों का बढ़ता दबाव। आप लोगों ने उदारवाद और उग्रवाद पढ़ा है। उदारवादियों ने संवैधानिक साधनों के माध्यम से बात अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत की, लेकिन उनके द्वारा जिस तरह से अपनी बात रखी गई उससे उतना प्रेशर बिल्ड नहीं हुआ। उग्रवादियों ने खुद कहा कि उदारवादी तो भिक्षावृत्ति की मांग कर रहे हैं, स्वराज के लिए या शासन में पार्टिसिपेशन के लिए उनका जो तरीका है वो तरीका गलत है। ये उग्रवादियों का अपना एक लॉजिक था। और इसी दौरान 1905 में उग्रवादी आए। उग्रवादियों ने निरंतर शासन में न केवल भारतीयों की भागीदारी की बात कही, बल्कि वो तो भारत से पूरी तरह से ब्रिटिश शासन को बाहर निकाल देना चाहते थे। उन्होंने अपना गोल भी फिक्स किया था कि हम टोटल फ्रीडम यानी कि पूर्ण स्वराज्य चाहते हैं और इस पूर्ण स्वराज को स्थापित करने के लिए उन्होंने अलग अलग तरह से स्वदेशी बहिष्कार, अलग अलग स्ट्रेटेजी अपनाई, अलग अलग रणनीतियां अपनाई, जिससे अंग्रेजों का शासन जो था उसके विरुद्ध एक प्रकार का प्रोटेस्ट, एक विरोध खड़ा हुआ। तो उग्रवादियों का जो प्रेशर था उस प्रेशर को भी कम करने के लिए ब्रिटिश शासन ने यह सोचा कि अब एक नए सुधार अधिनियम को प्रस्तुत किया जाए जिसमें भारतीयों की भागीदारी को और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास किया जाए। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी थी और जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे उनका प्रेशर भी 1919 के एक्ट को लाने में हेल्पफुल रहा। तीसरी बात हम करते हैं होम रूल मूवमेंट की। होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन का मतलब क्या था? हालांकि ये आंदोलन शुरू भारत के बाहर हुआ, लेकिन एनी बेसेंट के नेतृत्व में और बाद में तिलक ने इसको ज्वाइन किया। तो होम रूल आंदोलन का भी मतलब होम रूल, गृह शासन। इस होम रूल आंदोलन ने भी इस बात पे बल दिया कि भारत का शासन भारतीयों के द्वारा होना चाहिए, ना कि बाहरी लोगों के द्वारा। और जब इस होम रूल आंदोलन ने अलग अलग तरीकों से, अलग अलग फोरम से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से अपनी बात को, भारतीयों की डिमांड को प्रेजेंट किया, तो इस होम रूल मूवमेंट ने भी एक प्रकार का प्रेशर बिल्ड किया, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन को 1919 का एक्ट लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो ये तीसरा कारण होम रूल मूवमेंट। चौथी बात हम लोग करते हैं क्यों 1919 का एक्ट आया, तो उसमें एक और रीजन हम बता सकते हैं, लखनऊ एग्रीमेंट।
अभी थोड़ी देर बाद हम लखनऊ एग्रीमेंट पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम इतना बता देते हैं कि 1916 के अंदर मुस्लिम लीग जो जिसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे और कांग्रेस, इन दोनों के बीच में एक टाई अप हुआ, एक समझौता हुआ धार्मिक आधार पर। तो उस समझौते के माध्यम से कुछ डिमांड रखी गई, उस डिमांड को लखनऊ एग्रीमेंट के रूप में जाना गया। ये 1916 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था लखनऊ के अंदर। उस अधिवेशन के अंदर उदारवादी भी आए, उग्रवादी भी आए, और मुस्लिम लीग जिसने अभी तक कुछ समय से कांग्रेस का बहिष्कार कर रखा था या कांग्रेस से पृथकता की नीति को अपनाए रखा था, उन सब ने मिलकर लखनऊ अधिवेशन के अंदर ब्रिटिश शासन के विरोध की एक रणनीति तय की और कैसे हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित किया जाए और कैसे हिंदू मुस्लिम दोनों को समान प्रतिनिधित्व शासन में मिले, इसके लिए एक एग्रीमेंट 1916 में आया। हम लोग कह सकते हैं कि इस एग्रीमेंट में कुछ इंडिया की डिमांड्स क्या है ब्रिटिश शासन से, उन डिमांड्स को तय किया गया। तो वो डिमांड्स भी, यानी कि लखनऊ एग्रीमेंट, लखनऊ समझौता भी एक कारण बना जिसके चलते भारत के अंदर 1919 का अधिनियम आया। तो ये एक और रीजन 1919 एक्ट को लाने के लिए। फिर एक और बात, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर गोपाल कृष्ण गोखले पढ़ा था। गोखले ने अपनी मृत्यु से पहले ब्रिटिश शासन के रिफॉर्म, ब्रिटिश शासन के अंदर किस तरह का रिफॉर्म लाया जाए, उसके लिए उन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था। और जब वो डॉक्यूमेंट तैयार हो गया तो इसी दौरान उनकी डेथ भी हो गई, उनकी मृत्यु हुई। और उनकी मृत्यु के बाद उनके द्वारा प्रिपेयर किया गया डॉक्यूमेंट सार्वजनिक हुआ, यानी कि पब्लिक डोमेन में आया। उस डॉक्यूमेंट को कहा गया ये गोखले का पॉलिटिकल टेस्टामेंट, यानी कि गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा है। गोखले के इस राजनीतिक वसीयतनामा जो कि 1918 में सामने आया, उसके अंदर किस तरह से ब्रिटिश शासन अपने खर्चों को कम कर सकती है, किस तरह से केंद्रीय व्यवस्थापिका या केंद्रीय कार्यकारिणी में सुधार लाया जा सकता है, किस प्रकार प्रांतों के अंदर जो जितने भी जो ब्रिटिश प्रांत थे उसके अंदर किस प्रकार का रिफॉर्म लाया जा सकता है, किस तरह से भारतीयों का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सकता है, ये सारे सजेशन इस पॉलिटिकल टेस्टामेंट जो कि गोखले के द्वारा बनाया गया था इसके अंदर रखा गया। तो ये भी एक रीजन बना जिसने ब्रिटिश शासन को मोटिवेट भी किया और ब्रिटिश शासन को के ऊपर प्रेशर भी डाला कि अब नया एक कोई अमेंडमेंट एक लाना चाहिए जिससे भारतीयों को शासन में भागीदारी का अवसर दिया जाए। तो ये गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा एक कारण बना। फिर हम अगली बात बता सकते हैं, गांधी जी का भी इन्फ्लुएंस रहा 1919 के एक्ट में। हालांकि भारतीय राजनीति के अंदर गांधी जी का जो प्रवेश माना जाता है वो 1918 के बाद माना जाता है। इंडियन पॉलिटिक्स या इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में एज ए एक्टिव पार्टिसिपेंट या एज ए एक्टिव एक्टर के रूप में, सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में गांधी जी ने 1918 के बाद अपनी भूमिका निभाई। लेकिन उसके पहले जब वो साउथ अफ्रीका में थे तो साउथ अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने भारत में जिस तरह से ब्रिटिश शासन एक्सप्लॉयटेशन या दमन की नीति अपना रहा था उसकी उन्होंने आलोचना की। साथ ही साथ जिस तरह से भारतीयों को शासन से वंचित रखा जा रहा था, एक प्रकार से आइसोलेट करके रखा गया था डिसीजन मेकिंग के अंदर, रूल मेकिंग के अंदर, उन सारी पॉलिसीज की गांधी जी ने समय समय पर क्रिटिसाइज की। और उसका भी एक इफेक्ट, क्योंकि गांधी जी का जो कैरेक्टर था, गांधी जी का जो पर्सनैलिटी थी, वो इतनी पावरफुल हो रही थी ग्रेजुअली, धीरे धीरे, कि उनके व्यक्तित्व का, उनकी बातों का असर ब्रिटिश शासन पर पड़ना स्वाभाविक था। तो गांधी जी का भी एक इन्फ्लुएंस रहा जिसके कारण ब्रिटिश शासन भारत के अंदर 1919 का एक्ट लाने में मजबूर हुए। फिर अगली हम बात बता सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध। आप लोगों को पता है कि 1909 के अंदर जब मार्ले मिंटो एक्ट आया तो भारतीयों ने उसकी बड़ी क्रिटिसाइज की, क्योंकि जिस तरह की डिमांड्स लिबरलिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट कर रहे थे, उन डिमांड्स के मद्देनजर 1909 के एक्ट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया। तो भारतीयों ने 1909 के एक्ट का विरोध किया और शासन में निरंतर भागीदार होने की बात कही। अंग्रेजों ने इसी दौरान 1914 में क्या हुआ, पहला विश्व युद्ध छिड़ गया। तो अंग्रेजों ने भारतीयों को एक लालच दिया कि आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर हमारी सहायता करो, जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगी हम आपको शासन में भागीदार बनाने के लिए, आपके पार्टिसिपेशन को तय करने के लिए
हम कोई नया स्टेप उठाएंगे, एक नया कदम, एक नया प्रयास करेंगे। तो ये एक आश्वासन जब भारतीयों को मिला तो भारतीयों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर बड़े उत्साह के साथ ब्रिटिश सेना का सहयोग किया, और उस उत्साह और सहयोग को देखते हुए कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन को ये रियलाइज हुआ कि अब जो हमने कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट को फुलफिल करने का समय आया है। तो 1918 में जब पहला महायुद्ध खत्म हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हुई, तो उसके बाद भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए और अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1919 का एक्ट पारित किया। तो हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को भी एक रीजन बता सकते हैं कि किस तरह से ये 1919 के एक्ट को लाने में हेल्पफुल रहा। इसी तरह से कुछ और बात भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। जो लेजिस्लेचर थी इंडिया के अंदर, उसके अंदर जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स है, जिसमें हम लोग नाम ले सकते हैं मोहम्मद अली जिन्ना का, श्रीनिवास शास्त्री का, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। समय समय पर इन लोगों ने जो कि इलेक्टेड मेंबर्स थे लेजिस्लेचर के अंदर, उन लोगों ने ब्रिटिश शासन को, गवर्नर जनरल को समय समय पर मेमोरेंडम दिए, ज्ञापन दिए, और उन ज्ञापन के अंदर इसी बात को प्राथमिकता दी गई कि किस तरह से शासन के अंदर भारतीयों का पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया जाए, किस तरह से ब्रिटिश शासन इस तरह से अपने अंदर रिफॉर्म लेकर आए कि भारतीयों को संतोष भी हो जाए और ब्रिटिश शासन अच्छी तरह से स्मूथली कंडक्ट भी हो जाए। तो व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा जो मेमोरेंडम दिया गया, समय समय पर जो डिमांड्स रखी गई, उन डिमांड्स ने भी 1919 के एक्ट को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक और बात, न केवल इंडियंस बल्कि एक ब्रिटिशर थे जिनका नाम है ड्यूक बंगाल प्रांत जो था ब्रिटिश शासन का, उसके अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर रहने के बाद में, यानी कि अपनी पोस्ट से रिटायर होने के बाद, उन्होंने, और वो भारत परिषद जो कि ब्रिटेन में थे उसके मेंबर भी थे, इन दोनों में मतलब उनकी पर्सनैलिटी जो थी वो थोड़ी सी प्रभावी, इफेक्टिव पर्सनैलिटी थी। तो जब ऐसी इफेक्टिव पर्सनैलिटी के द्वारा 1915 के अंदर 1915 में एक डिमांड रखी गई ब्रिटिश शासन के समक्ष कि प्रांतों के अंदर, ये जितनी भी प्रोविंसेस हैं, उसके अंदर डायरकी यानी कि द्वैध शासन को स्थापित किया जाए। डायरकी क्या है थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि ये जो द्वैध शासन का जो सजेशन था ब्रिटिश शासन को अच्छी तरह से चलाने के लिए, वो द्वैध शासन का सजेशन ड्यूक के द्वारा रखा गया, और इसी सजेशन के बेस पर 1919 के एक्ट के अंदर डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया, द्वैध शासन को भारत के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ड्यूक का भी एक कंट्रीब्यूशन है 1919 के अधिनियम को लाने के पीछे।